ब्लैक फंगस ये कोई एकदम नई बीमारी नहीं है, ये पहले से ही अपने पास है, लेकिन अब ये इसको ज़्यादा कोरोना की वजह से ये ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे। एक किस्म की एक फंगस, एक जरासीम है जो पहले से ही अपने माहौल में है, जैसे कि रोटी पर बुरसी आ जाना, फ्रिज में कुछ रख दिए तो काला हो जाना, और जो है तो दूसरे आइटम भी ख़राब हो जाना, फलों पर बुरसी आ जाना वगैरह वगैरह। इस किस्म के ये यानी कि एक किस्म के जरासीम ही है जो फंगस नाम, जिसका फंगस नाम है। ये फंगस पहले से ही है, लेकिन अब ये इसका ज़्यादा इसकी मालूमात अपने को हो गई, क्योंकि ये फंगस कोरोना के बाद जो लोग यानी कि डायबिटीज़ वगैरह से, दूसरी बीमारियों से मुतासिर होते हैं, उसमें इसका बहुत ख़राब असर हो जाता है फंगस का। पहले अपने पास ये फंगस अगर जब जिसमें जाता था, पहले से भी जाता है रहता है, लेकिन आम आदमी को इस पर कुछ भी असर नहीं होता था। लेकिन इसका असर, मुज़िर असर कई बीमारियों की वजह से कोरोना के बाद जो चीज़ें होती है, पहले से जिसमें जो बीमारियां रहती है उसमें ये फंगस पनपता है और बॉडी में बहुत बड़े नुकसान करके जान भी इसमें जा सकती है। डॉक्टर साहब, कोरोना से सेहतयाब होने के बाद कब ये बीमारी होती है? कोरोना से बिल्कुल सही बात है। कोरोना में हम जो यानी कि जिन लोगों को आम तौर पे जिनको डायबिटीज़ है, कैंसर है, और जो है तो जिनमें ब्लड प्रेशर है, और जो है तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, यानी कि जो पहले से HIV वगैरह के पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट अगर हैं तो उनमें ये बीमारी बाद में नज़र आती है। और ये ज़्यादातर ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मिसयूज़ होने से, यानी कि ज़्यादा यूज़ होने से, जिन डॉक्टरों को इसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ बराबर मालूम नहीं है, या समझो बाज़ वक्त यानी कि कम देने के बावजूद भी ये फंगस हो जा सकता है, लेकिन नॉर्मल आदमी पर आम तौर पर इसका असर नहीं होता। जो लोग पहले से मुज़िर हैं या ज़्यादा दिनों तक जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, ICU वगैरह में, तो ICU वगैरह में चांसेस होते हैं ICU का पूरा मेंटेनेंस नहीं हो सका, उसकी बहुत सी बारीकियां हैं, और ट्यूब यूज़ होता, मास्क यूज़ होता, ये यूज़ होता, वो यूज़ होता, जो भी ICU में, ICU की वजह से भी हो जा सकता, बीमारियों की वजह से भी हो जा सकता, कमज़ोरी की वजह से भी हो जा सकता। यानी कि इम्यूनिटी, अपनी जो इम्यूनिटी है, वो अगर इम्यूनिटी बोले तो क़ुव्वत मदाफ़त, जो अंदर की क़ुव्वत है जिस्म में की, अगर वो कम हो जाए तो ये फंगस असर करता है। और ये कम होने की वजूहत 2-3 है। एक तो ICU की वजह से हो जा सकता, दूसरा जो है तो पहले से बीमारियां हैं, और तीसरा जो है तो मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स, इसकी वजह से, और ख़ास तौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल और ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल से ये बीमारी हो सकती है। हम लोगों में ये बात चल रही है कि डॉक्टर साहब रेमडेसिविर की वजह से भी फंगस हो रहा है। फंगस का रेमडेसिविर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ख़तई ताल्लुक़ नहीं है। ये फंगस का ताल्लुक़ ज़्यादातर शुगर के पेशेंट्स में हो रहा है, जिनकी शुगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद शुगर बढ़ जाती है, और उस पर फंगस जो है तो जल्द हमला कर दे सकता है। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ब्लैक फंगस से बचाव के लिए एक सबसे अहम बात जो ये है, अपनी पर्सनल हाइजीन, यानी कि अपनी सफाई, और दूसरे जो है तो कीचड़ धूल वगैरह में जाना नहीं चाहिए, मास्क अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, और जिन लोगों को पहले से ही बीमारियां हैं वो लोगों ने ज़्यादा एहतियात करना है, ख़ास तौर पर जिनको HIV है और डायबिटीज़ है, शुगर है। शुगर शूटअप होने के बाद 300, 400, 500 अगर शूटअप हो जाती है, वैसे तो डॉक्टर से एहतियात करते हैं, वो शुगर इंसुलिन दे के उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन शुगर का इलाज करने के लिए इंसुलिन देते, और वो अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी साथ ही दे रहे तो उन पेशेंट में ज़्यादा असर हो जाता है इसका। ब्लैक फंगस की अलामतें क्या है? ब्लैक फंगस ये एक जनरलाइज बीमारी होती है, यानी कि किसी एक सिस्टम से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन आम तौर पर यानी कि ब्लैक फंगस का असर नाक, आँख, गले में, फेफड़ों पर, गुर्दों पर, किधर भी हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे आँख लाल हो जाना, आँख की मूवमेंट कम हो जाना, आँख के
अतराफ में कालापन आ जाना, नाक में क्रस्ट हो जाना, नाक में से खून निकलना या नाक में से यानी कि नाक बंद हो जाना, और जो है तो गले में तकलीफ़ होना, खांसी होना, बुखार आना, और चेहरे पर सूजन आ जा सकती है, सूजन आ जाना चेहरे पर, और चेहरे पे कालापन आ जाना, ये ज़ाहिरी तौर पर। और आँख में धुंधला नज़र आना, आँख से बिल्कुल ही नज़र नहीं आना, और दांत गिर जाना, दांतों में तकलीफ़ होना, ये या फिर जबड़ों पे उसका असर हो सकता है, गालों पर असर हो सकता है। ये सब आम चीज़ें हैं। उसका असर आगे चलकर जो है तो दिमाग पर भी हो जा सकता है, और गुर्दों पर भी हो जा सकता है, और फेफड़ों पर भी हो जा सकता है अगर बीमारी ज़्यादा हो। और इसमें 40% तक जान जाने के चांसेस है। ये बहुत मौलिक मर्ज़ है। इसकी पहले से अगर ये मालूम हो जाए, डॉक्टर को जब पता चल जाता है कि ये बीमारी हो रही, डॉक्टर को अलर्ट रहना ज़रूरी है, और डॉक्टर सही होना ज़रूरी है। पहले वो डॉक्टर जिसको इस बीमारी के बारे में मालूमात हो, वो जब भी पता चल। और आम तौर पर ये डॉक्टरों में ENT डॉक्टर की राय ली जाती है, या फिर आँखों के डॉक्टर की राय दी जा सकती है, या दिमाग के डॉक्टर की राय ली जा सकती है शुरू में अलामतें नज़र आई तो। कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब मास्क पर जमा गंदगी से भी ब्लैक फंगस हो रहा है, ये बात कहाँ तक सही है? ये तो कहीं मेरे सुनने में नहीं आया। गंदगी से होता है, मास्क पे गंदगी से होता है, ये नहीं मैं। लेकिन क्या है कि जो अगर हम बहुत बड़ी धूल में चले जाए, कीचड़ में चले जाए, जहाँ पर पुरानी इमारतें हैं और जो है तो गर्द है जमी हुई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये फंगस पहले से ही है अपने पास। जो भी खाने पीने की चीज़ें सड़ जाती हैं उस पर फंगस होता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में नॉर्मल आदमी को उस पर असर नहीं होता है। लेकिन जहाँ से आदमी कोरोना से बीमार होता है, और बीमारी के बाद इसका असर नज़र आता है 2-3 हफ्ते के बाद। क्या डायबिटीज़ वाले कोरोना मरीजों को ब्लैक फंगस का असर ज़्यादा होता है? बिल्कुल सही बात है, वही ख़ास बात है। उसकी वजह ऐसी है कि उनकी क़ुव्वत कम हो जाती है, और उनकी अगर शुगर 400-500 हो जाए तो ये असर जल्दी करता है फंगस। क्या ब्लैक फंगस का असर आंखों पर ज़्यादा होता है? हाँ, आम तौर पे आँखों की मूवमेंट ख़त्म होती है, लालपन आ जाता है, आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है, आखिरी में आँख से नज़र आना बंद हो जाता है, और आँख यानी कि निकाल देना भी पड़ सकता है, और निकालने के बाद भी यानी कि ये दिमाग तक भी फैल सकता है इसका असर। इंडिया और महाराष्ट्र में क्या हालत है इसकी? इंडिया में हमारी 2-3 आम वजूहत है। पूरे इंडिया में ये बीमारी फैल गई है, और इसके कई वजूहत हैं, यानी कि गंदगी, लापरवाही, गलत ट्रीटमेंट, और ज़्यादा दिनों तक पेशेंट ICU में रहा, और मिसमैनेज हो गया। अपनी तरफ से भी, पेशेंट की तरफ से भी भूल, डॉक्टरों की तरफ से भी कोई लापरवाही, ये तमाम चीज़ें मिलाकर जो है तो ये फंगस इंडिया में हर तरफ है। अभी महाराष्ट्र में ज़्यादा है। महाराष्ट्र में पुणे में बहुत ज़्यादा हो गए केसेस बढ़ ही रहे हैं। इसका इलाज किन डॉक्टरों से करवाना चाहिए? अब समझिए कि आँख पर असर हो गया तो जाहिर है कि हम आँख के स्पेशलिस्ट को बताएंगे। ये पेशेंट के कंडीशन पे मुनसर करता है। नाक पर असर होगा तो ENT स्पेशलिस्ट को बताएंगे, दिमाग पर असर होगा तो दिमाग के डॉक्टर को बताएंगे, या मिन जुमला असर है तो तमाम डॉक्टरों की राय से इलाज किया जाता है। हमारी इम्यूनिटी क्या है और इसका फंगल इन्फेक्शन से क्या ताल्लुक है? हमारी इम्यूनिटी यानी कि कैसी बिल्टअप होती है, सेहतमंद होना, कोई बीमारी नहीं रहना, और जो है तो एक्सरसाइज रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सफाई रहना, और मुतवाज़ी अच्छी ग़िज़ा रहना, और ग़िज़ा में समझो मग़ज़ियात वग़ैरह जो भी मुमकिन है, और जहाँ तक हो सकता है जो बीमारियां हमें हो गए वो कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कैंसर हो गया उसका इलाज बराबर होना, डायबिटीज़ होगा उसका इलाज बराबर होना, और जो है तो शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर होगा उसका इलाज होना, HIV इन्फेक्शन होगा, एड्स हो गया उसका भी इलाज हो रहा है। ये सब अगर बीमारियां कंट्रोल में रहें तो फंगस का असर नहीं होगा। शुगर कंट्रोल का इससे क्या ताल्लुक है? शुगर अगर
बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। शुगर अगर बीमारी में क्या होता है कि कार्टिज़ोन देते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड, तो पहले से अगर डायबिटीज़ है जिसकी 200-300 ब्लड शुगर आ रही है तो 400, 500, 600 कुछ भी हो जा सकती है कार्टिकोस्टेरॉइड दे, तो इसको इंसुलिन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये माहिर डॉक्टर ही कंट्रोल कर सकता है। अगर ये कंट्रोल में शुगर नहीं रही तो ये बीमारी जल्द हो जाएंगी उसको। हॉस्पिटल में इसका क्या एहतियात करना चाहिए? हॉस्पिटल, ये तो हॉस्पिटल वालों ने करना चाहिए, यानी कि जो ट्यूबिंग है वो बदलना, मास्क बदलना, सफाई रखना, यानी कि आईसीयू को डिसइंफेक्ट करना, ये सब डॉक्टरों का, नर्सेस का ये सब काम है। मिन जुमला हॉस्पिटल में से भी इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए हॉस्पिटल को साफ़ सुथरा रखना और जो एहतियात, जो गाइडलाइंस है आईसीयू को रखने की, अच्छा वो फॉलो करना चाहिए। कोविड के 1-2 महीने तक, एक महीने 2 महीने तक ये एहतियात करना चाहिए। दवा खाने से रुकना है? अब दवा तो जो ज़रूरी है वो तो खाना ही है। आप समझो फॉर एग्ज़ाम्पल कार्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं कि कोरोना में लाइफ सेविंग है, और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इससे फंगस होता है, फंगस की पनपने में चांस मिलता है। तो ये कौन डॉक्टर ही समझ सकता है कि कितना कार्टिकोस्टेरॉइड देना चाहिए, कितने दिनों तक देना। आम तौर पे 8-10 दिन कार्टिकोस्टेरॉइड देना चाहिए, इससे ज़्यादा देने में मुज़िर हो सकता है। वो भी नॉर्मल डोज में देना, ज़्यादा डोज में नहीं देना। और दूसरी जो है तो बाकी की चीज़ें जो भी यानी कि बीमारियां हैं उसका इलाज डॉक्टर ने करना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर अलर्ट रहना, डॉक्टर को मालूमात रहना कि भाई फंगस, ये ब्लैक फंगस क्या बीमारी है, शुरू में उसकी क्या अलामतें रहती है, कहाँ कहाँ असर होता है, आँख पे कब होता है, शुरू में आँख में क्या होता है, शुरू में गाल पे क्या होता है, शुरू में नाक में क्या होता है, ये सब मालूमात, शुरू में फेफड़ों पर क्या होता है असर, फेफड़ों में समझो खांसी में खून आ जाता कभी कभी। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर अलर्ट रहने से ही, और वक्त पर इसका की तशख़ीस होना। अब तशख़ीस बोले तो इसकी माइक्रोस्कोप से भी हो सकती है, और MRI CT स्कैन वक्त पे हो जाए तो वक्त पे पता चल जाता है और जान बचाई जा सकती है। तो कोरोना से भी ज़्यादा मौलिक मर्ज, इसमें 40% डेथ हो रहे हैं जिनको ये होगा। 40% मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 100 में से 40 लोग मर जा रहे फंगस से। ये कोरोना से सेहतयाब होने के बाद कितने दिन बाद इसका असर होगा? 15 दिन, 1 महीना बाद। इसके इलाज के लिए आँख निकाली जा रही है क्या डॉक्टर साहब? नहीं, ये तो मजबूरी में निकाली जा रही है। इसका इलाज एक शुरू में एक यानी कि पहले तो एहतियात है, उसके बाद ब्लड शुगर कंट्रोल है, और हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल है, और उसके बाद एम्फोट्रेसिन भी इंजेक्शन जो काफ़ी महंगा होता है, वो 2-3 हफ्ते तक देना पड़ता है, 2-3 महीने तक देना पड़ सकता है। वो काफ़ी महंगा इलाज है इसका, वो इलाज है। अगर उससे भी कुछ ना हो तो फिर यानी कि आँख चले जा रही तो आँख फ़ौरन निकाल देना, नहीं तो पूरे जिस्म पे असर होके जान जाने का चांस रहता है। जिले लेवल पर या देहात में डॉक्टरों को आपको क्या मशवरा देना चाहिए कि आप इस पर कंट्रोल कर सकें? सबसे अहम बात यह है कि जिन डॉक्टरों को इसके बारे में मालूमात नहीं है, जो इसके माहिर नहीं हैं, या अगर माहिर भी है और मालूमात नहीं है, तो डॉक्टरों को पहले जागरूक रहना चाहिए, मालूमात होना चाहिए, पेशेंट को सही एडवाइस करना चाहिए वक्त पर। अगर शुरू में ही पता चल जाए कि मेरे आँख में लालई आ गई, तो लालई का पता डॉक्टर को होना चाहिए कि ये फंगस से भी हो सकता है, नाक में से खून जा रहा, ये डॉक्टर को, नाक के डॉक्टर को बताना, आँख के डॉक्टर को बताना। ये डॉक्टरों ने जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो अलर्ट रहना, उनको इनकी मालूमात होना, वो जागरूक होना इस बारे में, गवर्नमेंट ने उनको जागरूक करना, और उन्होंने ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना सीनियर कंसल्टेंट को, जो समझो आँख के डॉक्टर की ज़रूरत है तो आँख के डॉक्टर को बताए। तो जब आँख बताई जा सकती है, इंजेक्शन देते, ये कर सकते, किया जा सकता है। लेकिन आँख तो आँख चल जाएंगी, लेकिन जान भी चले जाएंगी। ये डॉक्टरों में अवेयरनेस आना चाहिए कि ये बीमारी शुरू में किस तरह से पहचाननी चाहिए, और गवर्नमेंट ने भी इस लेवल पर काम करना चाहिए कि डॉक्टरों ने सिर्फ इसकी ये मालूमात रख के ही इलाज करना चाहिए। डायबिटीज़ जो पेशेंट है, हाँ, जो ज़्यादा वो लोगों को ये बीमारी हो रही है, हाँ,
अपन ये उसकी जो मुद्दत है उससे पहले दवाइयाँ देकर कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब पेशेंट शरीक होता है और उसको कार्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता, उसकी 200 ब्लड शुगर रहती कार्टिकोस्टेरॉइड देने से पहले, तो एक मिसाल के तौर पर 500 हो जाती है, 600 हो जाती है। तो डॉक्टर ये रिपीटेडली ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहिए, वो लोगों ने हॉस्पिटल में करते भी हैं। और जब उन्होंने वो देखकर जो है तो इंसुलिन इंजेक्शन शुरू करते हैं और शुगर कंट्रोल में करते हैं हॉस्पिटल में रहने तक भी, और उसके बाद भी कुछ दिनों तक इंसुलिन इंजेक्शन दे सकते हैं। इसकी वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल में आता है। डायबिटीज़ कंट्रोल में आने से ये बीमारी कंट्रोल में आती है। आखिर में डॉक्टर साहब, जैसे शहरियार नांदेड़ और जिला इंतजामिया से आप क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी को लेकर? इस यानी कि कोरोना में जो कुछ भी वर्क किया गया है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ ज़िले इंतज़ामिया को, कलेक्टर साहब को, म्यूनिसिपल कमिश्नर को, पूरे हमारे डॉक्टरों की टीम को। उन्होंने और सिस्टर्स, नर्सेज, ड्राइवर्स, जितना भी हेल्थ पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने बहुत काम किया है। हम इमेजिन नहीं कर सकते इतना अच्छा काम उन्होंने किया है। और जो है तो ये डॉक्टरों की टीम, माइनॉरिटीज़ डॉक्टर्स की टीम में तमाम डॉक्टर सब, मैं एक का नाम तो नहीं ले सकता, माइनॉरिटी डॉक्टर्स ने इतनी कोशिश की है कि इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनकी कोशिश को हमें सराहना चाहिए, उनका कौतुक करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये तमाम बातें तो कर ही रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको गाइड करना चाहिए। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।